हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 जो कि रिलेटेड है मैटर से। तो हम लोगों को मैटर के बारे में जानना चाहिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये मैटर है क्या। तो पहली बात ध्यान ये देना, ये मैटर आप वाला मैटर नहीं है और ना ये मैटर मटर वाला मैटर है, ना तो सब्जी वाला है ना तो कॉन्फ्लिक्ट वाला है। ये मैटर है साइंस का, राइट। तो इस साइंस के मैटर को हम लोग करेंगे रिजॉल्व कि कैसे इस मैटर को सुलझाया जाए। तो आपके हिसाब से मैटर क्या होना चाहिए? हवा, पानी, टेबल, फैन, लाइट, क्या है मैटर? तो ऐसे समझो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारा मैटर है और दूसरा हमारा एनर्जी है। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी है। व्हाट डज मीन मैटर? यानी एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। अगर कोई भी चीज जिसके पास मास है, वजन है, वो क्या है? मैटर है। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? मैटर है। सर एनर्जी, एनर्जी ये फॉर्म ऑफ एक टाइप की एनर्जी है, मतलब ये इसमें मास नहीं होता है। अगर इन दोनों में किसी से पूछा जाए सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एनर्जी डज नॉट पोसेस द मास व्हाइल द मैटर पोसेस द मास। सो आपके सवाल दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर हवा ये मैटर है या नहीं है? बताओ। हवा, अरे गैस, ऑक्सीजन मैटर है? तो मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं। अगर मैटर होगा तो ये जगह स्पेस लेगा, वजन होगा। तो आपके घर में सिलेंडर आता है, यस सर सिलेंडर आता है। सिलेंडर में होता है एलपीजी। तो सिलेंडर का एक लिमिटेड साइज होता है। क्या उसमें हम अनलिमिटेड गैस भर सकते हैं? बोलोगे नहीं सर। तो क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि वो जो गैस अंदर गई है वो जगह अपना घेर ली होगी, उसमें जगह ही नहीं बची होगी। तो यानी जो गैस है वो भी क्या है? मैटर है। जो हवा है ये भी क्या है? मैटर है। ऑक्सीजन ये भी क्या है? मैटर है। क्योंकि मैटर आते ही हमें अक्सर ध्यान ही आता है कि सर सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड, ईंट, पत्थर, टेबल, यही सारे मैटर हैं, क्योंकि यही जगह घेरते हैं। हवा तो जगह ही नहीं घेरता, जगह घेरता है। अगर आप कई बार हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या उसमें अनलिमिटेड गैस भर सकते हैं? नहीं सर। तो मतलब क्या उसमें वजन होता है? उठा के देखो, खाली सिलेंडर उठा के देखो, भरा हुआ सिलेंडर उठा के देखो, मतलब वजन भी होता है। तो एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड दे हैव द मास इज कॉल्ड द मैटर। वो सारी चीजें क्या होंगी? मैटर होंगी। इस मैटर को वी कैन क्लासीफाई, हम इस मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। इस मैटर का क्लासिफिकेशन डिटेल से समझते हैं। मैटर को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द अदर हैंड ये क्या होगा? दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में देयर इज द थ्री स्टेट ऑफ, इसको हम लोग ना दूसरा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। और ये स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? तीन। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। सर और भी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, जो कि हमें सिलेबस में अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे तीन ही मेंशन है। सो वी हैव टू लर्न दिस थ्री, बाकी की चीजें हम लोग आगे देखेंगे। इस केमिकल क्लासिफिकेशन को वी कैन क्लासीफाई इन द टू पार्ट। एक तो प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर। ये प्योर सब्सटेंसेस को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड। ओके, सो
फिर हम देख सकते हैं सर इस मिक्सर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यस, होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस एंड द हेट्रोजेनियस। तो मतलब अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करूं तो फिजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैटर कितने टाइप के होंगे सर? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर ऑन दिस लेवल तो क्या बताएंगे? देयर इज 3 स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। और अगर केमिकली क्लासिफाई किया जाए तो इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर। What does mean pure substances? A substances which is made up by the same kind of atom. तो एटम क्या होता है? सो डोंट वरी अबाउट इट, एटम का एक अलग चैप्टर है जस्ट आगे, उसको लेके आएंगे। सो हम लोग समझेंगे कि पूरा एटम क्या होता है। बट एटम समझो, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे हर एक चीज मिलकर बनी हुई है। मतलब हर चीज को तोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? एटम ही मिलेगा। तो जो सेम टाइप की यानी सेम काइंड ऑफ एटम यानी सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें से हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और द कंपाउंड। एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई करोगे तो आप देखोगे कि एलिमेंट्स मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, या तो क्या होंगे? मेटलॉइड्स होंगे। मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड्स। कंपाउंड को यूजुअली वी कैन क्लासिफाई इन द 2 टाइप्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नाम बस याद रखना, बाकी डिटेल में हमें जरूरत नहीं है अभी पढ़ने के लिए। जैसे ही हम लोग 11th क्लास में जाएंगे सो ये चैप्टर वहां भी मिलेगा आपको, वहां भी केमिस्ट्री मिलेगा, वहां पे इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इन सब को बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, पहली बात ये हमें समझना पड़ेगा सर फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या है? Physical classification, which means the constituent particle does not changes, या which ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि anything, any substances which can be senses by our organ, sense organ। जैसे कोई भी चीज, किसी का कलर हो गया, किसी की टेम्परेचर हो गया, राइट, किसी का फिजिकल शेप हो गया, ये सब क्या किस में आता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, जिसको हम लोग छू कर, देख कर, महसूस कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपोजिशन माइक्रो लेवल पे जो चेंजेस होंगे उस बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये यहां पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हम लोग समझते हैं सॉलिड है क्या, क्योंकि हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो पहली बात ये समझो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स है ना, इस एटम या और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, ये बल एग्जिस्ट करता है। ये फोर्स क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब समझो सर, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तब हम लोग उस सब्सटेंस को बोल देते हैं सॉलिड। सर, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हुआ एज कंपेयर टू सॉलिड एंड मोर देन द गैस, तब उसको बोल दिया जाता है लिक्विड। अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हुआ तब हम उसको क्या बोल देंगे? तब बोल देंगे गैस। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पे क्या है? हाई है, मतलब कह सकते हैं वेरी हाई है। यहां पे सर क्या है? हाई है। यहां पे क्या है? लो है या नेग्लिजिबल है। यानी ऐसे समझो कि अगर दो पार्टिकल है उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। उनके बीच में थोड़ा कम फोर्स है तो लिक्विड। उनके बीच में बिल्कुल फोर्स नहीं है, थोड़ा बहुत फोर्स है, तो क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। और यहां पे आप देखोगे इसी तरीके से हम लोग इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज मीन सॉलिड, सॉलिड मीन्स होता है अ substances which have strong intermolecular force is known as a solid. सर इसी के बेस पे इसकी प्रॉपर्टी भी है, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो इसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम। मतलब ऐसे समझो कि सर जब मान लो दो पार्टिकल है, दो लोग हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ तेजी से खींच रहे हैं, जब खींच रहे हैं तो क्या होगा, खींचते खींचते बहुत पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है, ये बहुत पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो इनके बीच में जो जगह होगी या तो कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो मतलब अगर मैं इसको जानना चाहूं तो हमने ये बता दिया कि सर इसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है। यस सर। सर अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो क्या मैं इसको हिला डुला सकता हूं, क्या मैं इधर उधर कर सकता हूं, नहीं। इसका मतलब इसका शेप जो होगा वो डेफिनिट होगा, यानी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका शेप क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। अगर आपसे कोई पूछे इसका डेफिनिट शेप क्यों होता है तो क्या बताओगे, इसका डेफिनिट शेप होता है बिकॉज ऑफ दी इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इनके बीच में बल ज्यादा है। सर और क्या होता है, सर डेफिनिट शेप के साथ क्या होगा, डेफिनिट मास होगा। डेफिनिट क्या होगा, मास। मास मतलब इसका वजन, वजन इसका क्या होगा, फिक्स होगा, बदलेगा क्या, नहीं। जैसे मान लो कोई ईंट ले लेते हो, आज रखे हो, कल उसको देखोगे तो बदल जाएगा उसका मास, नहीं। हाँ, एक्सटर्नल कोई केमिकली रिएक्शन या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करे वो अलग बात है, बट जनरली उसका मास बदलने वाला नहीं है। सर डेफिनिट शेप, डेफिनिट मास, क्या इसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, यस सर, क्योंकि शेप अगर निश्चित है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, निश्चित होगा। व्हाट डज मीन वॉल्यूम, मतलब इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बदलने वाले नहीं है। जैसे मान लो कोई हमारे पास ईंट है तो इसका जो लेंथ, विड्थ और मान लेते हैं हाइट, ये बदलेगा क्या, सर नहीं। जितना लेंथ, विड्थ, हाइट पहले रहा होगा उतना ही अभी भी रहेगा, अपने आप बदलेगा क्या, नहीं। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डेफिनिट क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम है। सर ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, सर ये रिजिड होंगे। रिजिड मतलब इसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, साइज में कोई चेंज नहीं होगा, इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, मतलब ये क्या होंगे, रिजिड होंगे। सर इनके बीच में फ्लूइडिटी होगी क्या, तो नो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब समझते हो, फ्लूइडिटी मतलब होता है फ्लो, बहने की शक्ति। अगर कोई भी सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे इट हैव अ फ्लूइडिटी, इसके पास फ्लूइडिटी नहीं है। सर और क्या कह सकते हैं हम इसमें, सर कंप्रेसिबल होगा क्या, नहीं, नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पुश करूं तो ये आपस में चिपके। जैसे मैं बलून ले लो, बलून को आप पुश करोगे दबेगा, सॉलिड पार्टिकल लोगे तो दबेगा क्या, तो बोलोगे नहीं सर। पूछोगे सर क्यों, क्योंकि देखो इनके बीच में जो स्पेस है या तो बहुत कम है या तो निलिजिबल है या तो जीरो है या तो है ही नहीं। तो जब दो पार्टिकल के बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं होगा तो आपस में इनको दबा सकते हैं क्या, आपस में इनको चिपका सकते हैं क्या, नहीं। अगर मान लो स्पेस होता, इसको कंप्रेस करते, दबाते तो क्या होते, दब जाते। लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है तो दबेंगे क्या, नहीं। इसीलिए कैसे होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। ऑलराइट, सो हमने ये समझा कि व्हाट डज मीन अ सॉलिड। सॉलिड की जो सब्सटेंसेस हो गए उनका अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कुछ मिनिमम स्पेस के साथ या बिल्कुल जीरो स्पेस के साथ एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। इनमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। ये कैसे होंगे, रिजिड होंगे। ये कैसे होंगे सर, इनका डेफिनिट मास होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा, डेफिनिट शेप होगा, राइट। इसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी। तो सॉलिड अ सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ स्ट्रांग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज अ सॉलिड। फिर सर ये प्रॉपर्टीज सॉलिड के क्या क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, आईएमएस का मतलब क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। मैं यहां पे लिख भी देता हूं,
इसको हम लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इस IMS का मतलब हुआ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इसका कम होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा एंड सो ऑन। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। सर लिक्विड की तरफ चलते हैं, तो लिक्विड में जो इसके पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसका इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा, किसके अकॉर्डिंग, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। और जो गैस है उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगी, लिखूंगा अ सब्सटेंसेस व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स देन gas and less strong molecular force या less molecular force than solid is known as a liquid। मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सॉलिड से कम होगा और लिक्विड गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, होगा थोड़ा सा, यस सर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस लेकिन होगा। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, सर इसका भी डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। यस सर इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। सर इसका डेफिनेट शेप होगा क्या, नहीं, इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो, मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं होगा। तो इसका इनडेफिनेट शेप होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, इनडेफिनेट शेप। सर इसका मास फिक्स है, बिल्कुल मास फिक्स है, तो क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेट क्या होगा, मास होगा। सर ये रिजिड होगा, नहीं बिल्कुल ये लेस रिजिड होगा, यानी रिजिड होगा ही नहीं। तीसरा क्या होगा, सर फ्लूइडिटी होगी क्या इसमें, बिल्कुल, तो कह सकते हैं फ्लूइडिटी इसमें होगी, राइट। तो हमने ये देख लिया फ्लूइडिटी होगी। सर ये कंप्रेसिबल होगा, यस लिटिल बिट कंप्रेसिबल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा, लिटिल बिट, ये क्या होगा, लिटिल बिट कंप्रेसिबल होगा, समझते हैं। जैसे मैंने कहा इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा, तो मान लो कोई आप पानी ले लो, पानी को बड़े बर्तन में यानी थाली में रखो, तो उसका शेप कैसा ले लेगा, थाली जैसा। लेकिन उसी पानी को कन्वर्ट करके एक ग्लास में डालोगे तो वो कैसा शेप ले लेगा, ग्लास का। मतलब इस लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालोगे इट ऑब्टेन द शेप ऑफ द कंटेनर, वह उस शेप का हो जाएगा, राइट। तो इसका इसलिए क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता, ये इसका शेप कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है। तो इसका इंडेफिनिट शेप होता है। इसका मास यानी वजन तो फिक्स ही होगा। फ्लूइडिटी, क्या ये बह सकता है, बिल्कुल बह सकता है, इसमें फ्लूइडिटी होती है। बाकी कंप्रेसिबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है थोड़ा बहुत। जब स्पेस है इट कैन बी कंप्रेस्ड, तो इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। आगे चलते हैं, वो है गैस। तो इसमें से इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या बनाएंगे सर, सब्सटेंसेस which have very less intermolecular force। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, अच्छा आगे चल के आप जब थोड़ा और पढ़ोगे ना, तो गैस दो टाइप की होती है, एक रियल होता है, एक आइडियल। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होता, जीरो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है। लेकिन जो हमारी रियल गैसेस हैं, उन रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, देयर एग्जिस्ट बिटवीन द गैसेस। मतलब उस फोर्स को थोड़ा बहुत क्या करता है, उसके बीच में रहता है। सो इनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, जब कई बार आप अगरबत्ती जलाते हो, उसका धुआं जब निकलता है एक ही डायरेक्शन में ऐसा जाता हुआ दिखाई देता है, बोलो यस सर। अगर इनके बीच में फोर्स नहीं होता
एक मॉलिक्यूल इधर भागता, एक इधर भागता, एक इधर भागता, एक इधर भागता, मतलब ये क्या होता, फैल जाता, ये एक ही डायरेक्शन में चलते रहता है। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई थोड़ा हल्का फुल्का फोर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा सर, हाई होगा। सर इसका डेफिनिट मास तो होगा, वजन तो फिक्स होगा। सर डेफिनिट वॉल्यूम होगा क्या, नहीं, तो हम इसको लिखेंगे इनडेफिनिट वॉल्यूम। अभी मैं समझाता हूं कैसे, इनडेफिनिट वॉल्यूम। सर इसका शेप फिक्स होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसका शेप भी कैसा होगा, इनडेफिनिट शेप होगा। सर ये कंप्रेसिबल होंगे, यस ये हाई कंप्रेसिबल होंगे, क्या होंगे, हाई कंप्रेसिबल। सर इसमें फ्लूइडिटी होगी क्या, बिल्कुल, इसमें भी क्या होगी, फ्लूइडिटी होगी, राइट। तो इसमें से अगर हम देखें तो आप यहां पे ये देखोगे कि पहला हमने टर्म लिखा कि सर इनडेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इनडेफिनिट क्यों है, समझो। अगर आप एक गैस ले लो, एक छोटे से कंटेनर में रखोगे, मान लेते हैं ये कंटेनर इतना छोटा है, इस गैस की लेंथ, विड्थ और हाइट कुछ रही होगी, लेकिन जैसे ही गैस को आप खोलोगे और इतने बड़े कंटेनर में डालोगे तो ये इतने बड़े कंटेनर में फैल जाएगी, मतलब इसका LBH क्या हुआ, बदल गया। वॉल्यूम मतलब क्या, इस प्रोडक्ट ऑफ द LBH, तो इसका LBH एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जाते हुए क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। लेकिन आपने जैसे सॉलिड में देखा था, ईंट का LBH बदलते हुए देखा, लेंथ विड्थ हाइट बदलते हुए देखा, नहीं सर। तो मतलब उसका वॉल्यूम कैसा था, डेफिनिट था। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा था, डेफिनिट था, लेकिन गैस का वॉल्यूम इनडेफिनिट है। सर ये हाई कंप्रेसिबल, बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत है, जगह बहुत है तो इनको दबा सकते हैं, दबा सकते हैं तो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, तो ये क्या होंगे, हाईली कंप्रेसिबल होंगे। सर फ्लूइडिटी, बह सकते हैं, बिल्कुल बह सकते हैं। बाकी इनका ये डिफरेंट मास, डिफरेंट वॉल्यूम, ये सारी चीजें हमने कर ही ली हैं, तो हमने तीनों स्टेट ऑफ मैटर सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर ये हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा देखते ही देखते। तो हम जानते हैं कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, यस सर बदल जाता है, कोई भी लिक्विड गैस में बदल जाता है। तो दो स्टेट है, एक इस स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, वी हैव टू नो दिस। जैसे मान लो आप आइसक्रीम खाए हो, बिल्कुल खाए होगे, आइसक्रीम अगर आप खा रहे हो और पिघल गया तो आप कहते हो ना मेल्ट हो गया आइसक्रीम पूरा, तो इसका मतलब आइसक्रीम पहले सॉलिड स्टेट में था, जब मेल्ट हुआ तो कौन से स्टेट में चला गया, लिक्विड। तो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा सर, बहुत सिंपल है, इस प्रोसेस का नाम होगा मेल्टिंग। मतलब मेल्टिंग का मतलब हुआ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज अ मेल्टिंग। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताओगे, एट अ टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट। सर फ्रीज में हम लोग पानी रखते हैं, फिर वो फ्रीजर में अगर रख दें उसको तो पानी क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नाम रखना फ्रीजर, फ्रीजिंग। यानी जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदलता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग। सर जब कोई सॉलिड गैस में बदलता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, राइट। जब कोई गैस सॉलिड में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, राइट। जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है उस प्रोसेस का नाम है इवेपरेशन, इवेपरेशन। जब कोई गैस सॉलिड में बदलता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आपको सारे नाम बस याद रहने चाहिए, 9th के हिसाब से हमें नाम बस पता होने चाहिए कि ये सॉलिड से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लेना है और आपको ये पता चल जाएगा। फिर हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मैटर। तो साइंस में नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, ये सारा आपका थ्योरी सेक्शन एक साथ कवर हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते जाना, नोट्स बना लोगे तो कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन कर लेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंजर्व मतलब होता है कि सुरक्षित रहना, ना बदलना, फिक्स रहना, राइट। तो कंजर्वेशन आपका मैटर का मतलब हुआ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। मतलब इसको वन लाइन में लिखें तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब हुआ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड या फिर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स लेवोइजर ने एक्सपेरिमेंट किया था, लैंडोल्ट का एक एक्सपेरिमेंट था, या इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं कि द मास कंजर्वेशन ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट always equal to mass of product. What does mean mass of reactant always equal to the mass of the product? बहुत सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं। समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने सोडियम लिया, यस सर, हमने क्लोरीन लिया, दोनों को मिला के मान लो हमने NaCl बना दिया। इस वाले हिस्से को ना रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इस वाले हिस्से को ना प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको, इस पूरे दोनों कंपोनेंट को रिएक्शन से पहले इनका मास मेजर कर लूं, मतलब ऐसे समझो इन दोनों का वजन कर लो, Na और Cl का, फिर आपस में रिएक्ट करें, उसके बाद NaCl का मैं मास मेजर करूं यानी इसका वजन करूं, तो इसका मास और इसका मास दोनों सेम रहने वाले हैं, यानी दोनों बराबर होंगे, मास बदलेगा नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बाद में इस डेफिनेशन को अपडेट किया गया, जिसमें से आइंस्टीन का इक्वेशन आया था, द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इक्वल्स टू mc²। उनके बीच में मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया था। तो ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही है, बट आप समझो कि बाद में इस डेफिनेशन को अपडेट करके बनाया गया कि द सम ऑफ द मास एंड एनर्जी या द सम ऑफ द मास ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास और एनर्जी दोनों हमेशा इक्वल रहने वाले हैं प्रोडक्ट के साथ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये डेफिनेशन है, आपको समझ लेना है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर का ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई आपने पेड़ लिया, पेड़ बहुत वजन है, फिर पेड़ को आपने क्या किया, उस पेड़ में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ गैसेस होंगी, कुछ और कंपोनेंट होंगे, कुछ कार्बन के पार्टिकल होंगे, वो सारे क्या होंगे? उनका मास होगा कुछ, लेकिन उसको अगर आप काट के फेंक दो कुछ दिन बाद तो क्या होगा? वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा, फिर बाकी जो कार्बन पार्टिकल है वो क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे और मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन सबको कलेक्ट करोगे तो जितना मास उस पेड़ का पहले था उन बाद में उतना ही मास रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्व। हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। मतलब मैटर का जो मास है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट बस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो केमिकल क्लासिफिकेशन हो चुका था। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिए थे, केमिकल क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस। तो हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको बता ही दिया है, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स, जो एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड के अंदर क्या होगा? ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड 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 उसी के एटम्स निकलेंगे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द पार्ट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। एलिमेंट क्या होता है? The simplest form of the matter made of the only one type of the atom is called the element. एलिमेंट क्या होता है? सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है,
मतलब ऐसा एटम जो सिमिलर एटम हो, एक ही टाइप का हो। जैसे मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड में से अगर आप इसको तोड़ोगे ना सर, गोल्ड 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 ही तो मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब वो क्या है, एलिमेंट है। जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स वो होता है जो सेम टाइप ऑफ दी एटम से मिलकर बना होता है। सर कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन दी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स फॉर्म या कंबाइन इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसे समझो, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन आया कहां से, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो मुझे वाटर फॉर्म करना है, वाटर का ये फॉर्मूला है, इसमें हमें 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इसमें हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होंगे, 2, और जो इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने होंगे, 1। ये फिक्स है, क्योंकि अगर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के नहीं लोगे तो वाटर नहीं बनेगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है इसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा। जैसे NaCl यानी टेबल सॉल्ट, जो हम लोग घर में सॉल्ट लेते हैं वो NaCl होता है। इसमें Na का एक मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन का कितने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको टेबल सॉल्ट चाहे जहां से लो चाहे जैसे लो कंबाइन करोगे तो हमेशा इसके कंपोजिशन क्या होंगे, फिक्स होंगे। दूसरी भाषा में ऐसे समझो, पानी चाहे कुएं से निकालो, पानी चाहे बोरवेल से निकालो, पानी चाहे बिस्लेरी का लो, सब में से जो फॉर्मूला उसका कंपोजिशन निकलेगा वो H2O ही निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, एनी सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए केमिकली इन अ फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, सिंपल। मिक्सचर, मिक्सचर से मिलता जुलता है ना, यस। मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमने एक साथ ले लेते हैं। जैसे उसमें मान लो बेसन का कुछ चीजें ले लिया, उसमें मूंगफली ले लिया, उसमें मिर्ची डाल दिया, उसमें बहुत सारी मसाले डाल दिए, तो क्या बना, मिक्सचर बना। सर मिक्सचर में सबके कंपोजिशन फिक्स है, नहीं। चाहे मैं जितनी मिर्ची डाल सकता हूं, चाहे जितना मूंगफली डाल सकता हूं, वो सारे कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं है। जब सारे कंपोजिशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, मिक्सचर है। तो यानी when the 2 or more than 2 elements are atoms which is combined in any ratio or the in a combined with the any chemical bonding, without chemical bonding, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर 2 टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस एंड दी होमोजीनियस। बहुत सिंपल है, इन दोनों को भी समझना बहुत सिंपल है, इनके डिफरेंसेस भी होंगे। होमो वर्ड आता है होमी होमी से, होमी होमी मतलब सेम टाइप के, यानी सब मिले जुले होंगे, घर में सब क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हेट्रो मतलब हेट से आता है, मतलब जिसका जमता नहीं। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी एक बराबर, एक अच्छे तरीके से मिक्स होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जब पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, डज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने मिल्क और वाटर लिया, मिल्क और वाटर में हमने एक कंटेनर में लिया। अब इस कंटेनर में लुक एट दी, मान लो इस कंटेनर में हमने मिल्क और या शुगर और वाटर ले लिया। अब शुगर और वाटर को हमने मिक्स कर दिया, सर ये मिल गए, अच्छे से मिल गए। या मैं शुगर और वाटर का सोल्यूशन इस कोने से निकालूं, या इस कोने से निकालूं, या इस कोने से निकालूं, हर जगह सेम स्वीटनेस होगी। यस सर, अगर मिक्स वेल है तो सेम स्वीटनेस होगी। इसका मतलब हर एक पार्ट में, हर जगह बराबर तरीके से पार्टिकल्स क्या हैं, घुले हैं, बराबर तरीके से क्या है, मिक्स हैं। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन अगर मैं मड ले लूं या सैंड ले लूं और वाटर ले लूं, तब बोलोगे सर सैंड निचले वाले हिस्से में ज्यादा होगी, ऊपर वाले हिस्से में पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे, एक बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे क्या, नहीं सर, कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। तो इस तरीके के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ये हमने डेफिनेशन, इसमें डिफरेंसेस लगा दिए हैं, यू हैव टू नोटिस दिस। फिर आता है सॉल्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहना। सॉल्यूशन के आगे का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहो और जीटा प्रेप को सब्सक्राइब करना, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो धन्यवाद।